नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो विषय पे मैं चर्चा करूंगी वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं। हमारे समाज में मासिक धर्म को लेके, पीरियड्स को लेके बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे हमने विचार बनाए हैं, डॉगमाज हैं, जिस पर हम विश्वास किसी पर करते हैं, किसी पर नहीं करते हैं। कई बार आप में से कुछ लोग मासिक धर्म के बारे में मुझसे प्रश्न भी करते हैं। मोस्टली यही होता है कि क्या मैं पीरियड्स के टाइम पे मेडिटेशन कर सकती हूँ कि नहीं। ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, तो फाइनली आज मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी पीरियड से रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं और जो भी मान्यताएँ हैं उनके बारे में बात करूँगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो पीरियड्स जब होते हैं उस वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप अपनी जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस लेकर आए। उसके अलावा जब पीरियड्स हो रहे हैं उस टाइम पे आप ऐसा क्या करें जिससे जो आपको तकलीफ़ हो रही है, किसी किसी को पेन होता है, किसी को चक्कर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोगों को नौजिया भी हो जाता है, इरिटेशन भी होती है। तो इस कुछ ऐसे मैं आपको तरीके बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो वो एंगर है, इरिटेशन है, उसको ख़त्म करने में भी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको पूरा सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले जो हमारी मान्यताएं हैं। दोस्तों, जो ये इंडिया में मोस्टली ऐसे होता है कि जब पीरियड्स की बात आती है, जब मासिक धर्म की बात आती है, तो कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ शेयर ही नहीं करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमें इसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। मुझे याद है कि जो पहले हमारी नानी दादी होती थी या मेरी मौसियाँ भी, तो वो लोग भी इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। इस चीज़ को एक बहुत टबू समझा जाता है, एज इफ़ कि ये एक कोई बहुत बुरी चीज़ है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो क्योंकि इस चीज़ के बारे में जब बात नहीं करते, जब जो मदर है अगर वो भी खुल के बच्चे को बताती नहीं है कि वो उसको क्यों हो रहा है, उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो जब भी कोई चीज़ सीक्रेटिव रखी जाती है तो उसको लेके कई बार हम मोस्टली या तो हम भी सीक्रेटिव हो जाते हैं, हम उसको लोगों से छुपाना चाहते हैं, हम उसको लेके शेमफुल फील करते हैं। इसलिए जब भी पीरियड्स की बात आती है तो आप घर में भी देखें तो एक बहुत हश हश अफेयर रहता है। मतलब कि अगर एक बेटा है और अगर एक बेटी है तो शायद बेटे को मालूम भी नहीं होगा कि जो उसकी सिस्टर है उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, अभी वो उसे परेशान ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एक प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। खाली एक लड़की को ही नहीं, एक मेल को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्ट है पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन का। जब तक आप इसको छुपा छुपा के बात करेंगे, आप बहुत सीक्रेटिव वे में बात करेंगे, आप इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं जब भी एक वुमेन को, मोस्टली जो यंग गर्ल्स होती हैं, जब उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जब उनको वो पेन हो रहा है, तो वो किसी से शेयर करने में डरते हैं, वो अपने से फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक जो एसोसिएशन है, जो पीरियड से एसोसिएशन है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये ऐसा चीज़ है जो मुझे छुपाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ अपने जीवन से ख़त्म करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल का पार्ट है जो कि बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो वो उनसे डिस्कस करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, जिससे जो एक लड़की है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है और उसके साथ वो कब स्टार्ट होने वाला है। जब पीरियड्स होते हैं तो आप लोग ने सभी ने सुना होगा, आपकी दादी ने बताया होगा, आपकी मम्मी ने बताया होगा कि आप मंदिर में मत जाएं, आप किचन में ना जाएं, खाना ना बनाएं, अचार को ना छुएं, मेहनत का काम ना करें। दोस्तों, ये जो चीज़ें बताई गई थी ये अंधविश्वास नहीं होता है, हमको इसको साइंटिफिकली समझना है। जब भी किसी लेडी को पीरियड्स हो रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट जनरेट होती है। और वो जो हीट जनरेट होती है, आप जब भी देखो आपकी बॉडी में जब भी हीट जनरेट होती है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पीरियड्स, जब भी आपको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी है, आपका स्टमक अच्छे से वर्क नहीं करता है,
तब भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। जब भी आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन करते हैं तब भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। और जब भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, आप नोटिस करना, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाएंगे। ऐसे ही जब पीरियड्स का समय होता है तो उस वक्त जो एक फीमेल होती है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि वो जो यूट्राइन बॉल है उसके ऊपर जो लेयर है वो बहुत हीट जनरेट करती है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप किचन में जा रहे हो, आप पहले देखो, अभी तो सब स्टैंडिंग होता है। पहले जो लेडीज़ थी नीचे बैठ के खाना बनाती थी, तो जो उनका जो चूल्हा था वो उनके बहुत करीब था। तो जब भी आप ऐसी हीट के एरिया में जा रहे हो और मोस्टली जो हीट है आपके स्टमक पे पड़ रही है, तो वो आपके इस साइकिल को और अफेक्ट करती है, आपकी हीट और जनरेट होती है। जब आपके अंदर और ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी इमोशन पे फ़र्क पड़ेगा और आपको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। दोस्तों, इसलिए कहा गया कि आप कभी भी खाना ना बनाएं। हमने इस चीज़ को समझा नहीं और हम इस चीज़ को एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं। किसी घरों में ये चीज़ मानी जाती है, किसी घरों में इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, जिससे आपके अंदर और ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, आपको और डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए कहा गया आप उन दिनों खाना ना बनाएं। सेकेंडली, उस वक्त जब ये पीरियड्स का प्रोसेस हो रहा है, उस वक्त जो एक फीमेल होती है उसकी बॉडी बहुत वीक होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा मेहनत का काम ना करें, आप बाहर ना जाएं, आप रेस्ट करें। क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हैं इस प्रोसेस को ईज़ के साथ होने के लिए। लेकिन जब आप रेस्ट नहीं करते हैं, आप और एफर्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने इस सिस्टम को और ज़्यादा वीक कर रहे हैं। इसलिए हमें कहा गया कि आप रेस्ट करें। सेकेंडली दोस्तों, कहा जाता है कि आप अचार मत छुएं या आप खाना ना छुएं। वो भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये समय होता है, इस वक्त हार्मोन्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं। जो एक लेडी होती है उसकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रही होती हैं, और जब आपकी इमोशंस अप एंड डाउन होती है, आप जब उस वक्त खाने को छूते हैं, आपका जो ऑरा है उसमें बहुत ज़्यादा एंगर है, इरिटेशन है, जिसको आप रिलीज आउट कर रहे हो विद इन दोज 3 to 5 days। तो जब आपके ऑरा में भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं और उस वक्त जब आप खाने को छूते हैं और वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि आप उसको फिजिकली भी फील कर रहे हो, तो इसलिए कहते हैं वो अचार है वो खराब हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता भी है, जिन लेडीज़ के अंदर उन दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उनके ऑरा में उस वक्त वो सारी एनर्जी है, और अगर वो उस वक्त पिकल को छुएंगे तो डेफिनेटली उनका जो ऑरा है वो उस पिकल को कंटेमिनेट कर सकता है, वो उस अचार को खराब कर सकता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये एक टबू है, नहीं छूना चाहिए, आप अपवित्र हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अपवित्र, इट्स अबाउट कि आपकी एनर्जी उस वक्त कैसी है। तो जब हम इसको इस तरह से समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है। दोस्तों, मैंने तो ये भी देखा है, मोस्टली मैंने साउथ इंडिया में देखा है, जब भी किसी लेडी को पीरियड्स होते हैं तो वो उनको किचन में वो नहीं जाती हैं, वो उन दिनों सिर्फ रेस्ट करती हैं। उनके घर में अगर कोई लेडी होती है तो वो किचन का काम करती है, नहीं तो उनके हस्बैंड हैं अगर या फादर हैं वो भी खाना बनाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे जो मेरा खुद का सर्कल है, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो अपनी वाइफ को उस वक्त काम नहीं करने देते, क्योंकि उन्होंने यही अपनी मदर के साथ होते हुए देखा है। तो इस चीज़ को बड़े सम्मान के साथ आप देख सकते हैं। वो जब दिन है, जब आपकी बॉडी बहुत वीक है, आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रही है, तो वो टाइम होता है आपको सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। आपको हो सके तो आप ज़्यादा लोगों से ना मिलें। क्यों ना मिलें? क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितना आपका ऑरा और लोगों से इंटरमिंगल करेगा, आप उससे उतने ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जो साउथ इंडिया में मैंने देखा है, यहाँ पर मैंने बहुत लोगों को देखा है, उस वक्त वो अपनी वाइफ को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और वो खुद से कुक करते हैं।
वो उनका सम्मान है, क्योंकि वो जब किचन में नहीं जा रही हैं तो वो हीट के पास भी नहीं जा रही हैं, उनको घर का ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वो कम्प्लीटली रेस्ट कर रही हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया फिजिकल लेवल पे आपके साथ क्या होता है जब पीरियड्स हो रहे हैं। एनर्जी लेवल की बात करती हूँ। जब आपकी पीरियड्स हो रहे हैं उस वक्त आपका ऑरा बहुत वीक होता है। आपका ऑरा वीक क्यों होता है? क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी इमोशंस अप एंड डाउन हो रही हैं, और जब भी हमारी इमोशंस अप एंड डाउन होती हैं हमारा ऑरा वीक बढ़ जाता है। अगर ऐसे में अगर आप मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, आप खुद सोचो, मंदिर में कौन लोग जाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम, आई शुड से 90% लोग जो होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, वो लोग उस स्थिति में जाते हैं जब वो बीमार हैं, जब वो दुखी हैं, जब वो ये चाहते हैं कि ईश्वर उनके सारे दुख ले ले और उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, उनके जीवन में अच्छा बदलाव आए। तो आप देखो मंदिर में किस तरह के लोग जा रहे हैं, जिनका ऑरा ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, उसमें फियर है, सैडनेस है, एंगर है, फियर, डर हो सकते हैं। और मैं कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, 90% लोग ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ पर एक सैडनेस लेके जा रहे हैं, कोई अपना जो कुछ काम नहीं बन रहा है उससे रिलेटेड एंजाइटी लेकर जा रहे हैं। अब जब आप मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? पीरियड्स के टाइम पे आपका ऑरा ऑलरेडी वीक है। जब आप मंदिर जा रहे हैं या बाहर भी कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हर एक तरह के व्यक्ति की एनर्जी है, और अगर आपका ऑरा वीक है तो कोई भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना इजी होता है। इसलिए कहा गया मोस्टली, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग मोस्टली जब घर से बाहर जाते थे तो वो मोस्टली मंदिर में ही जाते थे, या फिर बाजार जाएंगे सामान लेने के लिए। सामान लेने के लिए पहले मोस्टली जेंट्स बाहर जाते थे। तो क्या क्या कह दिया गया कि आप पीरियड्स के समय पे मंदिर ना जाएं, पूजा ना करें। अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे तो आप अपना ख्याल रखेंगे। पूजा जब आप कर रहे हैं, पूजा के लिए भी क्यों कहा गया? अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे भी आप दीपक जला रहे हैं, आप अगरबत्ती जला रहे हैं। अगेन आप हीट के संपर्क में आ रहे हैं। अगर आप हीट के संपर्क में आ रहे हैं तो फिर से वो हीट आपको अफेक्ट करेगी। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स के दिन में अपने घर में दीपक जलाना है तो उसमें कोई डर की बात भी नहीं है, उसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा। आप चाहते हैं तो आप छोटा सा एक दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी के प्रति ज़्यादा सजग हैं, आप अपनी बॉडी की केयर करते हैं, तो कुछ दिन समय के लिए 3 to 5 डेज जो भी है उसमें आप हीट के पास जितना कम हो सके उतना कम जाएं। तो ये मैंने आपको बताया एनर्जी के तौर पे, इमोशन के लेवल पे, और उसी के साथ साथ आपके फिजिकल लेवल पे भी आपको ये समझना चाहिए कि जो पीरियड्स हो रहे हैं उस वक्त हो क्या रहा है और क्यों आपको बोला गया आप खाना ना बनाएं, मेहनत ना करें। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो आप कर सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे। कुछ लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन कर सकते हैं कि नहीं। मेडिटेशन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिटेशन आप पीरियड्स के टाइम पर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका ऑरा है वो उस वक्त वीक होता है, तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं आपका ऑरा तब स्ट्रांग होता है जब आप चैंटिंग करते हैं। जब आप चाहे सिर्फ ओम की चैंटिंग कर रहे हो, आप अगर 21 टाइम्स ओम की चैंटिंग कर रहे हो तो आपकी जो इर्द गिर्द की जो एनर्जी है, जो एनर्जी स्पेस है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। उसी के साथ साथ जो आपकी इनर एनर्जी है वो भी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो आप 21 टाइम्स नहीं तो 11 टाइम्स पहले ओम का उच्चारण करें, फिर आप अपना ध्यान करें। तो ध्यान करने में कभी भी मनाही नहीं होती है। मनाही तो पूजा करने में भी नहीं है, लेकिन आपकी पूजा क्या है? क्या आपकी पूजा का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने दीपक जला दिया, अगरबत्ती जला दी और हो गई पूजा? या आपकी पूजा का मतलब ये होता है कि आप दीपक जलाने के बाद, अगरबत्ती जलाने के बाद आप कुछ देर बैठते हैं वहीं पर ध्यान में? तो अगर आपकी प्रक्रिया ये है, आप पूजा को इस तरह से देखते हैं कि ध्यान उसका हिस्सा है, तो आपको आपकी पूजा या ध्यान करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी।
सेकेंडली दोस्तों, जो ये पीरियड्स का जो ये प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड शेड हो रहा है, वो ब्लड होता है, ये क्या है, ये एक संभावना है क्रिएटिविटी की। ये हम सभी जानते हैं, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल का पार्ट है और ये पार्ट ये बताता है एक विमेन को कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। कई बार क्या होता है सबकॉन्शियसली, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो हमारा डीएनए हमारी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर से भी कनेक्टेड है, उनकी मेमोरीज भी हमारे डीएनए में हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आपकी जो ये क्रिएटिविटी की साइकिल है, आप इसके द्वारा कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप वो जो क्रिएटिविटी की साइकिल है, आपने उसका कुछ यूज नहीं किया, आप उससे एक बेबी क्रिएट नहीं कर रहे हैं और वो आप ब्लड शेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट होती है। जो ये फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट होती है, ये इन पर्टिकुलर आपकी नहीं है, ये जो आपके डीएनए में है, जो कि हमारी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर से आ रहा है। क्योंकि उस वक्त यही समझा जाता था कि अगर आप एक फर्टाइल वुमेन हैं तो आपका जो सबसे उच्च जो आपका एक एक्शन है वो है बच्चा क्रिएट करना, एक बच्चे को पैदा करना। और अगर आप उस साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो आपकी साइकिल जो है हर महीने जो आ रही है वो यूजलेस जा रही है, तो उनके अंदर एक गिल्ट होता था, एक शेम होता था। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है या आपको उस वक्त बहुत इरिटेशन होती है, आप किसी चीज़ को लेके गिल्टी फील करते हैं, तो आप अपने आप को समझाएं, आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को बताना है कि आप ये कोई गिल्ट नहीं है, ये एक नेचुरल साइकिल है, आई एम ऑल राइट विद इट। हो सकता है वो गिल्ट आपको किसी और चीज़ की वजह से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट और शेम की जो एक एनर्जी है जो फीमेल्स में है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिल रही है, वो इस समय आपकी थोड़ी सी और एग्रवेट हो सकती है। आप पीरियड्स को लेकर तो नहीं, लेकिन आप किसी और बात पे गिल्ट या शेम फील कर सकते हैं। जब आप वो गिल्ट और शेम फील करते हैं तो फिर से वो साइकिल एंगर की, इरिटेशन की शुरू हो जाती है। आप किसी पे चिल्ला सकते हैं, आप रो सकते हैं। तो आप अपने आप को और अपना अंतर्मन में जाएं। इसलिए कहा गया कि इन दिनों में आप घर में बैठे, आराम से शांति से बैठे, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है उस पर फोकस करके उस एनर्जी को क्लेंज ऑफ करना है। सेकेंडली, ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक फीमेल का ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्लेंजिंग प्रोसेस है। आप अपनी बॉडी को उस बॉडी हीट से क्लेंज कर रहे हैं, वो बॉडी हीट बाहर निकल रही है। अलाउ दिस प्रोसेस टू हैपन हैप्पीली। अपने आप को उस वक्त नरिश करें, नर्चर करें, अपने पाँव की मालिश करें, अपने सर की मालिश करें, अपने आप को नर्चर करते रहें उस टाइम पीरियड में, क्योंकि इसमें कोई टबू नहीं है। आप एक जो नेचुरल साइकिल है नेचर की, उसको जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो मैंने आपको बताए, जो तथ्य हैं। मैंने कोशिश की है कुछ मिथ्स जो हैं उनको डीमिस्टिफाई करने की। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए जब आपके पीरियड्स हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उस वक्त जो आपका लोअर एब्डोमेन एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है। और अगर आप उस वक्त घर में हैं तो आप क्या करें, आप एक कपड़ा लें, एक टॉवल लें, जो पतले वाले टॉवल आते हैं कॉटन के, उसको गीला करें और 2-3 घंटे के लिए उसको अपने एब्डोमिनल एरिया पर बांध दें। उससे आपका डिस्कम्फर्ट खत्म होगा, आपकी हीट खत्म होगी। और जैसे जैसे आपका डिस्कम्फर्ट और हीट खत्म होगा, आप देखेंगे आपका दिमाग अपने आप से शांत हो जाएगा। सेकेंडली, कैस्टर ऑयल जो होता है, जिसको कि अरंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल की 2-3 बूंदें आप थोड़े से पानी में घोल के सुबह सुबह वो पी लें, क्योंकि कैस्टर ऑयल ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो भी आपके जो भी डिस्कम्फर्ट होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, वो उसको लेसन करता है, कम करता है। तो जितने भी दिन आपको पीरियड्स होते हैं, आप उन दिनों में सुबह उठकर कुछ बूंदे कैस्टर ऑयल की ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल ठंडा है तो हीट तो कम करेगा ही। कैस्टर ऑयल आपके जो बॉवल मूवमेंट है वो उसको ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है और उसका कोई इल इफेक्ट भी नहीं होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने वर्मम की क्लासेस में सीखी है अपनी, मुझे ये जो इंडिया है उसकी संस्कृति और जो उसमें बताई गई चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो साइंटिफिक होती हैं
हमने सिर्फ उनको समझा नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानते हैं, इंडिया में जब शादी होती है तो जो मैरिड लेडीज़ को बिछिया पहनाई जाती है, मोस्टली जो कि आपके थंब के नेक्स्ट जो होती है फिंगर, वहाँ पर पहनाई जाती है। वो क्यों पहनाई जाती है? उसमें अगेन वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो कोई ऑर्थोडॉक्स चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपके थंब के पास की जो फिंगर है, उसकी जो नर्व है वो डायरेक्टली आपके लोअर एब्डोमेन एरिया से कनेक्टेड होती है। अब जब आप उसमें बिछिया पहन रहे हैं तो आपका जो वो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वो एनर्जाइज हो रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। इसके अलावा जो आपका थंब होता है, जब वो टच हो रहा है आपकी बिछिया से, तो जो पार्ट टच होता है थंब का, वो पार्ट भी आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रेंथन करता है। इसलिए कहा गया कि मोस्टली शादी के बाद क्यों कहा गया, क्योंकि शादी के बाद फीमेल जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जितनी मोटी पायल हो सकता है वो पहने, क्योंकि जब पायल आप पहन रहे हैं जो कि मोटी पायल हो, और जब वो आपके उस पैर के एरिया को टच करती है, तो आप वहाँ पर जो पॉइंट्स टच हो रहे हैं आपकी पायल से, वो भी आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रेंथन करता है, वो आपके रिप्रोडक्टिव एरिया को स्ट्रेंथन करता है। तो जो भी आप वहाँ पर पहनते हैं, पायल जितनी मोटी होगी उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। अगर आप बाहर जाते हैं और आपको पायल की जो घुंघरू है वो अच्छी नहीं लगती है, तो आप घुंघरू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे पहनने की, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जो एब्डोमिनल एरिया के जो इश्यूज हैं वो ठीक होने लगेंगे। ऐसे ही जो आपकी कलाई होती है, जहाँ पे हम बैंगल्स पहनते हैं, अगर आप वहाँ पे जितनी मोटी बैंगल पहनेंगे, आप देखेंगे कि आपको आपका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसके इश्यूज ठीक होने लगेंगे, क्योंकि जो हमारी कलाई है उसके भी जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रेंथन करते हैं। तो आप देखिए, जो भी हमारी पद्धति में चीज़ें बताई गई हैं वो साइंटिफिक हैं, लेकिन हमने उनको समझा नहीं, हम सिर्फ उनको क्वेश्चन करते हैं, हम उनके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं और हम सिर्फ उसको छोड़ देते हैं। अगर हम इस तरह से देखें हम अपनी पद्धति को, अपने कल्चर को, तो हमको सब समझ में आएगा कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ बताई गई है उसके पीछे कोई ना कोई एक तथ्य होता है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल जो मोस्टली जीन्स पहनते हैं लोग, तो वो लोअर एब्डोमिनल एरिया पर बांधते हैं उसको। आप देखिएगा जितने भी यंगस्टर्स, जितने भी लेडीज लोअर एब्डोमिनल एरिया पर जीन्स को बांधेंगे, उनको ओवरी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, पूरा रिप्रोडक्टिव रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि जब आप नीचे, नाभि के नीचे जब आप जीन्स बांध रहे हो, या अपना नाड़ा बांध रहे हो, या आप सलवार पहनते हो, आप साड़ी पहनते हो, जो भी आप पहन रहे हो, लेकिन अगर आप उस एरिया को आप टाई कर रहे हो, वहाँ पर एनर्जी फ्लो रुक जाता है, और जब एनर्जी फ्लो रुक जाएगा तो धीरे धीरे करके वहाँ के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए आपको कहाँ पर बांधना चाहिए, आप अगर साड़ी पहन रहे हो या सलवार पहन रहे हो, तो आपको अपनी जो नाभि है वहाँ पर आपको बांधना चाहिए। जब आप नाभि के रीजन में आप बांध रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे बहुत सारे वर्मम पॉइंट्स होते हैं जो आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया और आपके स्टमक एरिया दोनों को स्ट्रेंथन करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वर्मम पॉइंट होते हैं। पूरा जो एक सर्कल है, नाभि से आप स्टार्ट करें, नाभि और आपकी जो पूरी वेस्ट का सर्कल है, वहाँ पे बहुत अच्छे वर्मम पॉइंट्स होते हैं जो आपको आपके पूरे स्टमक एरिया को स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर आप टाई करते हैं अपना जो भी आप, आई डोंट नो, जीन्स तो आप नहीं पहन पाएंगे, लेकिन अगर आप सलवार पहनते हैं या आप साड़ी पहन रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टाई करना चाहिए। इनफैक्ट वो जेंट्स के लिए भी है। जितना आप नाभि के नीचे चीज अपने कपड़ों को पहनोगे, उतना ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जब हम वहाँ पर टाई कर रहे हैं तो वहाँ का जो एनर्जी फ्लो है वो रुक जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम, जो डिस्कम्फर्ट है वो नहीं होगी, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। दोस्तों, जो जितनी भी हमारे यहाँ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कहा कि किचन में ना जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करें, मंदिर में ना जाएं, पूजा ना करें,
ये क्यों बताई गई थी? क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए ही थी। पहले के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सरल बुद्धि के होते थे, वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते थे। वो ये मानते थे कि जो हमें बताया जा रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर लॉजिक आता जा रहा है और हम उन चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे हैं। फ्रेंड्स, आप उन चीज़ों को क्वेश्चन ज़रूर करो, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ने से पहले आप उनके पीछे जो छुपे रीजंस हैं उनको जानने की भी कोशिश करें। जब आप उनके पीछे जो छुपे हुए रीजंस हैं, जब आप उनको जानने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें हमारे कल्चर में बताई गई हैं वो कभी भी गलत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको किसी वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप बिंदी लगाते हैं उसका भी आपके लिए ही एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, और वो सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स को भी पहले तिलक लगाने के लिए बोला जाता था जिससे आपका ये रीजन जो है वो हमेशा ढका रहे। जब आपका ये रीजन ढका रहेगा आपकी थर्ड आई प्रोटेक्टेड रहेगी, आपको कोई अपनी बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपका वशीकरण नहीं कर सकता है आपका, क्योंकि अगर थर्ड आई प्रोटेक्टेड है तो आप किसी से बेवकूफ़ नहीं बन सकते। तो वो चीज़ें छोड़ने से पहले दोस्तों अपनी रिसर्च ज़रूर करें, और मैं आशा करती हूँ जो मैंने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके बहुत काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने पास ना रख के आप और लोगों से भी शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, जिससे कि वो चूज़ करें जो उनके लिए सही मायने में अच्छा है। वो चूज़ करें जो ज्ञान से आए, वो चूज़ ना करें जो अहंकार से आता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी और वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी अच्छी जानकारी और दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।